और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे आज सोने चांदी की, जिसमें जोरदार गिरावट का दिन आज रहा। एमसीएक्स पर अगर बात करें तो आज सोने का भाव 7 महीनों के निचले स्तर पर पहुंच गया। भाव में लगभग 700 रुपए की गिरावट देखी गई, तो वहीं चांदी में भी 1.5 साल के रिकॉर्ड के निचले स्तर पर गिरावट देखी गई। एमसीएक्स पर आज 3300 रुपए से ज्यादा कीमतें लुढ़क गई। ऐसे में आने वाले समय में भाव कहां जा सकते हैं और क्या है गिरावट के कारण, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हमारी सहयोगी मनीषा गुप्ता जी। मनीषा जी, बताएं जरा क्या कुछ रहेगी आगे अब चांदी और सोने की जो चमक है वो? अगर सितंबर के महीने को देखें तो सोने में 6% की गिरावट और चांदी 15% यहां पर फिसलती हुई नजर आई है। और अक्टूबर की शुरुआत भी इसी तरह की कुछ नरमी के साथ हुई है, जहां पर सोना करीब करीब 7 महीने के लोज पर कारोबार कर रहा है और चांदी 1.5 साल के लोएस्ट लेवल छूती हुई नजर आई है। गिरावट इसलिए है क्योंकि डॉलर इंडेक्स में बढ़त देखने को मिली है, जो कि 11 महीने के हाइस पर कारोबार कर रहा है। और साथ ही साथ अगर 10 साल का बेंचमार्क यूएस ट्रेजरी यील्ड देखें तो वो 16 साल के हाइस पर है, जिसका लगातार दबाव हमने सोने चांदी में आता हुआ देखा है। चांदी में कुछ ज्यादा गिरावट इसलिए भी है क्योंकि चांदी एक पार्ट इंडस्ट्रियल मेटल भी है, और अगर मेटल्स की बात की जाए तो यहां पर सब तरफ 3 से 4% की गिरावट थी, जिसका भी असर यहां पर चांदी में पड़ता हुआ नजर आया। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इवन एज हेज फंड्स और मनी मैनेजर्स यहां पर सोने चांदी में बिकवाली कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स देखें तो वो लगातार यहां पर सोना अपने रिजर्व्स में ऐड करते हुए नजर आए हैं। और साथ ही साथ जो रिटेल खरीदारी है वो भी खासी यहां पर स्ट्रांग है। जो ईगल मिंट के सिल्वर कॉइन्स हैं या फिर गोल्ड कॉइन्स जो मिडिल ईस्ट में हैं, उनकी खरीदारी अच्छी खासी होती हुई नजर आई है। और ये जो भाव गिरे हैं इसका फायदा भारतीय रिटेल भी उठाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर त्योहार हैं और अगले महीने से यहाँ पर शादियों का सीजन भी शुरू हो जाएगा। एंड इन एनी केस बाजार का ये मानना है कि जब ये इंटरेस्ट रेट साइकिल यूएस की खत्म हो जाएगी और जिस तरह की दिक्कतें यहाँ पर इकोनॉमी को लेकर हैं, चाहे वो फैक्ट्री है या सर्विसेज है, मैन्युफैक्चरिंग है, इसका फायदा सोना चांदी आगे जाकर जरूर उठाएगा। तो बाजार मानता है कि मुनाफा वसूली काफी हद तक हम देख चुके हैं। यहां से और 5-7% की अगर गिरावट मिलती है तो वो खरीदारी के मौके रह सकते हैं इन्वेस्टर्स के लिए, जो सोने और चांदी को 1 से 2 साल के नजरिए के हिसाब से खरीदना चाहते हो। जी, बहुत शुक्रिया मनीषा जी आपका तमाम डिटेल्स के लिए। और अब बात करते हैं बाजार की, और यहाँ भी गिरावट का ही दिन आज रहा। आज खराब ग्लोबल संकेतों से बाजार में गिरावट रही और इसी के साथ सेंसेक्स और निफ्टी गिरावट के साथ आज बंद हुए। सेंसेक्स 316 अंक गिरकर 65,512 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 110 अंक गिरकर 19,529 पर बंद हुआ। मार्केट का पूरा एक्शन समझने के लिए चलते हैं सुमित के पास। सुमित, बताएं जरा कैसा रहा आज मार्केट का मूड माहौल? देखिए, आज भारतीय बाजारों में हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र था और 3 दिन के एक्सटेंशन के बाद मार्केट्स वापस आए हैं। तो आज थोड़ा प्रेशर ग्लोबल क्यूज से आता हुआ दिखाई पड़ा और ग्लोबल क्यूज का जो प्रेशर था वो मार्केट में प्रिवेल कर रहा था अक्रॉस द बोर्ड। तो आज फ्रंट लाइन इंडेक्स में बिकवाली थी, मिड कैप स्मॉल कैप फर्स्ट हाफ में टूटे हुए थे। सेकंड हाफ में हालांकि रिकवरी आई, रिकवरी के बाद मिड कैप स्मॉल कैप तो फ्लैट बंद हुए, लेकिन फ्रंट लाइन इंडेक्स के अंदर दबाव के साथ ही वहां पर क्लोज होता हुआ दिखाई पड़ा। निफ्टी बैंक में प्रेशर था, आईटी ने थोड़ा संभाला, लेकिन अदरवाइज मेटल में दबाव, ऑटो में दबाव और बाकी जो पीएसयू बैंकिंग को देखेंगे तो वहाँ पे खरीदारी रही। फार्मा में थोड़ा बहुत इक्के दुक्के स्टॉक में खरीदारी थी, लेकिन पीएसयू बैंक, रियल्टी, यहाँ पर थोड़ी बहुत खरीदारी और बाकी सारे इंडिसेस में मेजरली प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ा। इसमें एनर्जी, ऑटो, फार्मा, ये सब ऐसे नाम थे जहाँ पर अच्छी खासी बिकवाली बनते हुए दिखाई पड़ी। तो मिड कैप फ्लैट, लेकिन फ्रंट लाइन इंडेक्स में थोड़ा दबाव देखने को मिला। जी, इसके अलावा सेक्टर्स का कैसा हाल रहा, किस तरीके का एक्शन वहाँ? देखिए, आज निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात की जाए तो उसमें आज नाम शुमार था बजाज फाइनेंस का, लार्सन एंड टूब्रो का, जहां पे खरीदारी का दौर बनता हुआ दिखाई पड़ा। साथ साथ टाइटन और बजाज फिनसर्व 1.5 से लेकर 2% तक की खरीदारी यहां आते हुए दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों में आज ओएनजीसी लीड कर रहा था निफ्टी में। करीब ओएनजीसी, आइशर के नंबर्स के बाद मारुति और आइशर दोनों में प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ा गिरने वाले शेयरों में, और हिंडाल्को, कुछ और ऐसे नाम जहां पर आज के सत्र में दबाव बनता हुआ दिखाई पड़ा। तो वहां पर कुछ हद तक प्रेशर था, तो हिंडाल्को, मारुति, आइशर और ओएनजीसी जहां दबाव देखने को मिला। मिड कैप गेनर्स में उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में खरीदारी थी, नेटवर्क 18, महानगर गैस, पीएनबी हाउसिंग 7 से लेकर 9% तक का उछाल यहां पर आता हुआ दिखाई पड़ा। और इसके अलावा गिरने वाले शेयरों में एमसीएक्स, डेल्टा कॉप या फिर टाटा इन्वेस्टमेंट और आईआरबी इंफ्रा, ये कुछ ऐसे नाम थे जहां पर कुछ हद तक बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। तो 2.5 से लेकर 4.5% तक की बिकवाली यहां देखने को मिली। तो ओवरऑल आज सिलेक्टिव स्टॉक्स में अपमूव था, लेकिन एनर्जी स्टॉक्स के अंदर आज दबाव बनता हुआ दिखाई पड़ा। जी, बहुत शुक्रिया तमाम मार्केट अपडेट के लिए सुमित आपका। तो कुछ ऐसा आज मार्केट का हाल। और इसके अलावा फर्स्ट ग्लोबल की चेयरपर्सन और एमडी देवीना मेहरा का कहना है कि स्मॉल कैप शेयरों में रिस्क जारी रहेगा, इसलिए निवेशक सावधानी से निवेश करें। देवीना मेहरा ने आगे ये भी कहा कि आईटी में स्लो डाउन जारी है, मगर निवेशक मिड कैप आईटी में निवेश कर सकते हैं। मेरा ये नजरिया रहा है कि अभी आपको निवेशित रहना चाहिए, क्योंकि
ऐसा क्रैश का कोई बहुत बड़ा डर, जहां तक लार्ज कैप्स की बात मैं कर रही हूँ, वहां नहीं नजर आता है। उसी तरह का अगर आप लंबा समय देखें स्मॉल कैप्स में, तो बहुत सारे लोग निवेशक बाजार में नए आए हैं, उनको शायद इतिहास मालूम नहीं है कि स्मॉल कैप में जब तेजी आती है तब तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन वो जब क्रैश करता है तो वो फिर बहुत लंबे समय तक आपको कोई मौका नहीं देता है। बहुत ज्यादा ओवरवेट नहीं हुए, थोड़ा सा ओवरवेट है, उसमें भी मेरे ख्याल मिड कैप आईडी थोड़ा ज्यादा है। और एक तरफ बाजार में भले ही आज गिरावट रही हो, लेकिन जेएसडब्ल्यू इंफ्रा की आज शानदार लिस्टिंग हुई है, जिसने निवेशकों को थोड़ा खुश कर दिया। बीएसई पर जेएसडब्ल्यू इंफ्रा का जो शेयर था वो 20% प्रीमियम के साथ 143 प्रति शेयर पर लिस्ट हुआ, और लिस्ट होने के बाद शेयर 32% से ज्यादा उछाल के साथ 157.75 रुपए यानी कि ₹57.75 पर ट्रेंड करता हुआ नजर आया। लगभग इसी स्तर पर शेयर बंद भी हुआ। आपको बता दें कि इसका जो आईपीओ था वो 25 सितंबर को खोला गया था, और आईपीओ का प्राइस बैंड 113 रुपए से 119 रुपए प्रति शेयर तय किया गया था। अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी जो कॉर्पोरेट की खबर है उसकी। वेदांता से जुड़ी ये खबर। वेदांता अपने कारोबार की बड़ी रीस्ट्रक्चरिंग करने जा रही है। पूरे कारोबार को 6 सेगमेंट्स में बांटने की यहां तैयारी है। आखिर क्या है पूरी योजना और इससे क्या फायदा होगा, ये बता रही हैं हर्षदा सामंत। एक बार फिर बड़ी रिस्ट्रक्चरिंग वेदांत में आती हुई दिखाई देगी, जहां पर कंपनी ने ऐलान कर दिया है कि अपने कारोबार को 6 इकाइयों में बांटने वाले हैं। अब कंपनी का मानना है कि इस बदलाव के बाद हर यूनिट अपनी कोर कॉम्पिटेंसी पर फोकस करेगी। अब शेयर धारकों को क्या मिलेगा? वेदांत का अगर आपके पास एक शेयर है तो इसके बदले में आपके हाथ नई इकाइयों के अलग अलग 5 शेयर मिलने वाले हैं, यानी कि हर इकाई का एक शेयर आपके हाथ लगता हुआ दिखाई देगा। अब देखिए कंपनी के हाथ किस तरह से बिजनेस बांटा गया है। जो वेदांत का कारोबार है उसमें हिंदुस्तान जिंक आएगा, फिर एल्यूमिनियम, बेस मेटल, ऑयल एंड गैस, पावर और स्टील, ये अलग अलग करके रखे गए हैं। यहां पर आपने ये समझना है कि किस कंपनी में क्या बिजनेस अब शिफ्ट होता हुआ दिखाई देगा, और उस लिहाज से आप तय कर पाएंगे कि बिजनेस कैसे ग्रो होता दिख रहा है। वेदांत के कारोबार पर नजर डाले तो यहां पर लिस्टेड कंपनी हिंदुस्तान जिंक वेदांत का हिस्सा बनती हुई दिखाई देगी। फिर आगे चलकर सेमीकंडक्टर कारोबार आएगा। इसके अलावा कंपनी का डिस्प्ले बिजनेस और स्टेनलेस स्टील बिजनेस वेदांत का हिस्सा रहेंगे। एल्यूमिनियम बिजनेस में अगर आप ध्यान दें तो कंपनी का एल्यूमिनियम कारोबार और इसमें बैल्को का 51% हिस्सा भी गिना जाएगा। बेस मेटल्स में कंपनी की डाउनस्ट्रीम कॉपर बिजनेसेस के साथ साथ इनका अंतरराष्ट्रीय जिंक का कारोबार रहेगा। वहीं वेदांत अगर ऑयल एंड गैस कारोबार में देखें तो एक्वायर्ड केन इंडिया इस बिजनेस का बड़ा हिस्सा रहेगी। दूसरी तरफ स्टील बिजनेस में कंपनी के सारे आयरन और एसिड्स के साथ साथ कंपनी की लाइबेरिया वाले एसिड्स और ईपीएल स्टील, ईएसएल स्टील भी इसका हिस्सा बनने वाली है। पावर की जो इकाई रहेगी कंपनी के सारे कैप्टिव पावर एसिड्स उसमें ट्रांसफर किए जाएंगे। अनुमान यही है कि 2026 तक यानी कि FY25 तक ये पूरी प्रक्रिया पूरी होगी। लेकिन बिजनेस वाइज हिंदुस्तान जिंक FY23 में सबसे ज्यादा योगदान इसी कंपनी में दे रही थी। उसके बाद बाकी बड़ा हिस्सा ऑयल एंड गैस कारोबार से आ रहा था, और फिर एल्यूमिनियम बिजनेस का भी कारोबार करीब 16% के करीब था। अगर आप देखें कि रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन कैसा रहा है FY23 में, तो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन के लिहाज से सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन एल्यूमिनियम बिजनेस का आया, फिर वेदांत के बाकी बिजनेसेस जिसमें आप हिंदुस्तान जिंक भी जोड़ेंगे, और उसके बाद बेस मेटल्स और बाकी कंपनियों का कंट्रीब्यूशन रहा है। लेकिन इस कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का क्या फायदा रहेगा? कंपनी कहती है उसका पूरा कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर और सरल होगा। अलग अलग इकाइयों को अपना कारोबार स्ट्रेटेजिक तरीके से बांटने और बढ़ाने में दरअसल मदद मिलती हुई दिखाई देगी, और साथ ही निवेशकों के पास कारोबार के लिहाज से निवेश करने के अलग विकल्प भी मिलते हुए दिखाई देंगे। अब वेदांत ग्रुप को उम्मीद है कि इस पूरी प्रक्रिया के बाद कंपनी बड़े पैमाने पर अपने एसेट्स की वैल्यू अनलॉकिंग करती हुई दिखाई देगी। यही नहीं, अगर जरूरत पड़ी तो कंपनी आगे जाकर एक स्ट्रेटेजिक निवेशक भी आसानी से ला पाएगी, और जानकार मानते हैं कि इस डीमर्जर एक टैक्स एफिशिएंट डीमर्जर रहेगा। लेकिन सवाल यही है कि बड़े कर्ज को कंपनी कैसे राइट ऑफ करेगी। कंपनी यानी कि वेदांत रिसोर्सेज की बुक्स पर $6.8 बिलियन का अब तक डेट है, जिसे इन्हें अगले 6 महीने और 1 साल में चुकाना है।
सेकेंड हाफ ऑफ FY24 में $1.4 बिलियन की कर्ज चुकाना है। FY25 तक $3 बिलियन तक का कंपनी को कर्ज चुकाना है। इस पूरी वैल्यू अनलॉकिंग और डीमर्जर के बाद उम्मीद यही है कि कुछ एसेट्स बिक सकते हैं और वहां से अगर रकम आती है तो कंपनी उसे कर्ज चुकाने में इस्तेमाल कर सकती है। हालांकि इस पर कंपनी ने अब तक खुलासा नहीं किया है। तो वहीं दूसरी तरफ डीमर्जर पर वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने हमारे नेटवर्क से खास बातचीत में कहा कि डीमर्जर से निवेशकों के लिए जो वैल्यू क्रिएशन है वो होगा। निवेशक अलग अलग बिजनेस में निवेश करने का उन्हें मौका इससे मिलेगा। It is a very transparent, governance-oriented company. It is run by the top professional. It has so much of demand-supply gap. So, and the demand is growing tremendously. One thing I can assure you, this demerger is going to bring a lot of wealth creation for them. At the same time, it will have a nation building because all this material we are importing, which will be substitute, and lot of opportunity for them to shareholder to invest. Even the 500-700 industry which will be setting up or they are being set up to process this material. So those lot of opportunity. It is like under the banyan tree. We put everything together. It is. They grow slowly, but if you take them out, they will have their own speed. और अब बात करेंगे राजनीतिक खबरों की। बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़े जारी होने के बाद से इस पर राजनीतिक गहमागहमी तेज हो गई है। बिहार सरकार जातीय जनगणना के आंकड़ों को लेकर सर्वदलीय बैठक कर रही है, तो वहीं जातीय जनगणना के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिस पर अब 6 अक्टूबर को सुनवाई होगी। बिहार सरकार और कांग्रेस के बाद अब इंडिया गठबंधन के दूसरे दल भी जातीय जनगणना कराने की मांग अब करने लगे हैं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार को पूरे देश में जातीय जनगणना करानी चाहिए। पता तो चले किस जाति की कितनी संख्या है, क्योंकि देश के अंदर तमाम जो योजनाएं बन रही हैं इस देश के अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, पिछड़ों के लिए, तो उसका लाभ कैसे मिलेगा? समाजवादी पार्टी अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने लगातार भारतीय जनता पार्टी से इस बात को कहा कि जाति जनगणना वो कराई जाए। बिहार सरकार ने करा ली, इसके लिए बिहार सरकार को बहुत बधाई। अब भारतीय जनता पार्टी को देश में जाति जनगणना करानी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना नहीं कराना चाहती, क्योंकि वो पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी नहीं देना चाहती। और बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़े जारी होने के बाद से कांग्रेस ने राज्य में 3 डिप्टी सीएम होने की मांग भी उठा दी है। इस जनसंख्या के आधार पर ही चारों तरफ से ये मांगे हो रही हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो मैं तो चाहता हूं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी इसकी शुरुआत अपने घर से करें, स्वयं से करें, और आज ही बिहार मंत्रिमंडल में कम से कम एक मुस्लिम, एक अति पिछड़ी जाति और एक अनुसूचित जाति के उप मुख्यमंत्री का पद सृजित कर उनको शपथ दिलाएं। इस बीच जातीय जनगणना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने देश को बांटने का काम किया है। कांग्रेस हिंदुओं को बांटकर देश बांटना चाहती है। देश को कांग्रेस ने सिर्फ गरीबी ही दी है। कल से कांग्रेस ने एक अलग लाभ आरोपना शुरू कर दिया है। ये कांग्रेस के नेता कहते हैं जितनी आबादी उतना हक। मैं कहता हूं इस देश में अगर सबसे बड़ी कोई आबादी है तो वो आबादी गरीब है, और इसलिए मेरे लिए गरीब ही सबसे बड़ी आबादी है और गरीब का कल्याण यही मेरा मकसद है। और आबादी के ही हिसाब से ही अब तय होने वाला है। तो पहला हक किसका होगा भाई? किसका होगा? आबादी किसकी ज्यादा है? किसका हक होगा? जरा कांग्रेस वाले स्पष्टता करें। क्या आबादी के हिसाब से हक मिलेगा क्या? तो क्या अल्पसंख्यकों को कांग्रेस हटाना चाहती है क्या? तो क्या सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदू अब आगे बढ़कर अपने सारे हक ले लें क्या?
भारत में कार क्रैश टेस्ट शुरू हो गया है। क्रैश टेस्ट क्या कार सेफ्टी की गारंटी है? कार खरीदते समय सेफ्टी के लिए क्या क्या देखें, आज कंज्यूमर अड्डा में इसी पर करेंगे चर्चा 5:57 पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब बात दिल्ली एनसीआर की, जहां भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। यहां पर काफी देर तक धरती कांपती रही, जिसके बाद दहशत में आए लोग अपने अपने घरों से और दफ्तरों से बाहर निकल के आ गए। बताया जा रहा है कि इस भूकंप का केंद्र नेपाल में था। पहला झटका दोपहर 2:25 पर आया। इसकी तीव्रता 4.46 बताई जा रही थी। इसके ठीक आधे घंटे के बाद दोपहर 2:53 पर भूकंप का एक और झटका आता है और इसकी तीव्रता जो थी वो 6.2 मापी गई। इसका असर दिल्ली एनसीआर, देहरादून, लखनऊ, जयपुर सहित उत्तर भारत के और भी कई जगहों पर देखने को मिला। दिल्ली पुलिस ने आज न्यूज पोर्टल न्यूज क्लिक से जुड़े हुए 7 पत्रकारों के घर समेत कम से कम 35 ठिकानों पर छापेमारी की है। दिल्ली पुलिस ने न्यूज क्लिक के खिलाफ यूएपीए के तहत नया केस दर्ज किया है। न्यूज क्लिक पर चीन से फंड लेने के आरोप हैं और ये पोर्टल दिल्ली पुलिस के इकोनॉमिक ऑफेंस विंग और साथ ही ईडी के स्कैनर पर है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक पोर्टल ने गैरकानूनी तरीके से फंड लिए हैं और अधिकारियों को दस्तावेज नहीं दिए गए हैं। आज सुबह न्यूज क्लिक के कई पत्रकारों के घरों में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीमें पहुंची। उनके लैपटॉप, मोबाइल और दूसरी चीजें जब्त कर ली गई और कुछ पत्रकारों को पूछताछ के लिए रोक कर भी रखा गया है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने बयान जारी कर पत्रकारों के साथ होने की बात इस बीच कही है और सरकार से डिटेल जारी करने की भी मांग प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की तरफ से कही गई है। बढ़ती बीमारियों और महंगे इलाज के बीच मेडिक्लेम एक बड़ी राहत साबित होता है, लेकिन मेडिक्लेम होने के बावजूद जब वक्त पड़ने पर क्लेम देने में कंपनियां आनाकानी करती हैं तो ग्राहकों की मुश्किलें डबल हो जाती हैं। इसलिए अब मेडिक्लेम ग्राहकों की आवाज को उठा रहा है। सीएनबीसी आवाज आज से शुरू हो रही है। ग्राहकों को क्लेम में देने में कंपनियों की जो आनाकानी है उसके खिलाफ सीएनबीसी आवाज की मुहिम क्लेम में गेम क्यों, रोज शाम 5 बजे पूरे हफ्ते।